आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं माइक ऑन है। हर बड़ी खबर पर यहां माइक ऑन होता है, आपके मुद्दे पर यहां माइक ऑन है। और आज जिस खबर पर मैं सबसे पहले माइक ऑन कर रही हूं, योगी आदित्यनाथ ने यूपी में सख्त आदेश दे दिया है। योगी का ऑर्डर, आतंक पर हंटर। यूपी में सख्त आदेश दे दिया है कि सभी मदरसों की जांच होगी। वहां कौन आ रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन फंडिंग भेज रहा है, सबकी जांच ये जरूरी है। और यह आदेश इसीलिए दिया गया है क्योंकि दिल्ली में धमाकों के बाद कई आरोपी डॉक्टरों के तार सीधे उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। जिन मौलवियों ने आतंक का पाठ पढ़ाया वो रडार पर है और कोई आतंक का पाठ ना पढ़ा पाए, इस तरह से ब्रेन वॉश ना कर पाए, इसीलिए भी योगी की फोर्स एक्शन में है। आज इस खबर पर माइक ऑन कर रही हूं क्योंकि इस आदेश पर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या ये सवाल जायज है? इसी के साथ साथ जिस खबर पर आज हमारा माइक ऑन है, बारूद की फैक्ट्री, एक पूरी की पूरी फैक्ट्री डिटेक्ट हुई है, लेकिन इसके टारगेट पर कौन था? एक ऐसा कमरा जो बारूद से लदा हुआ था, इस बारूद की फैक्ट्री के निशाने पर आखिर कौन था, कौन सी जगह थी? आज इस खबर पर माइक ऑन कर रही हूं क्योंकि अगर अभी भी विस्फोटकों से लदा हुआ ये कमरा सामने आ रहा है तो क्या ये जांच जरूरी नहीं है? आज माइक ऑन इसी सवाल पर कर रही हूं। आखिर टारगेट अगर सामने आते हैं तो जांच करके क्या उन लोगों तक पहुंचना जरूरी नहीं है जो अभी भी भाग रहे हैं? इसी के साथ साथ जिस खबर पर मैं माइक ऑन कर रही हूं, मदरसों पर संग्राम अब बताना होगा नाम। और यह सवाल इसीलिए पूछ रही हूं क्योंकि मदरसों की जांच पर अब ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा सियासी तंत्र हिल गया है। सियासतदान सवाल उठा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि जब देश की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जब देश की सुरक्षा में कोई कदम उठाया जा रहा है तो उसमें सवालों की जगह कहां बनती है? सियासत के लिए अगर सवाल उठाए जा रहे हैं तो ये सवाल बिल्कुल नहीं बनते हैं। आज इसीलिए पूछ रही हूं कि ये मदरसों पर संग्राम क्यों है, क्योंकि मैं सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाना चाहती हूं। दिल्ली धमाकों के बाद कैसे यूपी में है, यूपी की पुलिस एक्शन में। ये तस्वीरें देखिए, यूपी में सीएम योगी ने ऑर्डर दे दिया है। यूपी एटीएस ताबड़तोड़ कार्रवाई करने में लगी हुई है। आतंकी कनेक्शन की जानकारी जुटाई जाने लगी, रिकॉर्ड खंगाले जाने लगे क्योंकि जांच में सामने आया है कि पढ़े लिखे लोगों को कट्टरपंथी बनाने का खेल मदरसों से ही शुरू हुआ। लेकिन इसी जांच की वजह से सियासी हल्ला भी हो रहा है। पहले आपको बताती हूं कि क्या हो रहा है। अब यह समझिए, दिल्ली धमाकों की जो जांच है मदरसों तक पहुंची है। जांच के लिए यूपी एटीएस की सभी जिलों को चिट्ठी गई। यूपी एटीएस ने मदरसों की जानकारी मांगी। चिट्ठी के जरिए पूछा है कि हर जिले में कितने मदरसे हैं, उन मदरसों में कितने मौलवी पढ़ाते हैं, संचालकों की पहचान और जानकारी बतानी होगी, यह भी कहा गया है। अब मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के नाम, उनके पते मांगे गए। जो मौलवी हैं, जो मदरसा संचालक हैं, उनके आई कार्ड्स और आधार कार्ड्स की भी जांच हो रही है। अब बिना मान्यता वाले मदरसों की भी जांच होगी। यूपी में यह पूरा एक्शन उत्तर प्रदेश में हो रहा है और यूपी की एटीएस कर रही है, जो आप यहां देख रहे हैं। यूपी में लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी एलआईयू को भी एक्टिव किया गया है। संदिग्धों के रिकॉर्ड और गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। तो यह हो रहा है यूपी में। अब सवाल है कि योगी फोर्स की यह कार्रवाई किस ओर इशारा कर रही है? क्यों मदरसों में जांच करना यूपी एटीएस के लिए जरूरी हो गया है? एक वजह यह भी है कि जो डॉक्टर शाहीन आतंकी मॉड्यूल में शामिल थी, जिसकी गाड़ी से हथियार बरामद हुए, वो लखनऊ की रहने वाली है। कानपुर और हापुड़ से भी इस मॉड्यूल से जुड़े आतंकियों की गिरफ्तारियां हुई। ऐसे में क्यों ना कहें कि यूपी पुलिस का एक्शन जरूरी है? आखिर मदरसे जांच की रडार पर क्यों है? क्योंकि बहुत से लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। तो यह भी समझिए कि दिल्ली धमाकों के बाद यह एक्शन क्यों हो रहा है। धमाके की जांच में 2 मौलवियों के नाम सामने आए। पहला मौलवी इश्तियाक, दूसरा मौलवी इरफान अहमद। इश्तियाक ने मुजम्मिल को कमरा किराए पर दिया था, इस मौलवी ने, और इसी कमरे से करीब 3000 किलो विस्फोटक मिले थे। जबकि इरफान शोपिया में एक मस्जिद का मौलवी था।
पढ़े लिखे नौजवानों को कट्टरपंथी बनाने का काम उसी का था। अब मुजम्मिल को भी इरफान ने ही कट्टरता का पाठ पढ़ाया था। इरफान खास विचार वाले लोगों की पहचान करता था, ये इनकी मोडस ऑपरेंडी थी। पहले ये देखना कि कौन किस तरह से सोचता है, कौन कितनी बार मस्जिद जा रहा है, इस पर भी नजर रखते थे। धार्मिक बातचीत करके टेरर मॉड्यूल में शामिल किया करते थे। मौलवी इरफान ने ही डॉक्टर्स को इस मॉड्यूल से जोड़ा। मौलवियों का नाम सामने आने पर मदरसे तक अब जांच पहुंची है। तो ये आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि क्यों मदरसों की जांच हो रही है, क्यों मौलवियों से पूछताछ हो रही है। इसको बताने के पीछे सीधा सीधा मतलब ये है। अब इन तस्वीरों को भी देखिए जो बता रही हैं कि आतंकियों की साजिश कितनी बड़ी थी। ये जो आप तस्वीर दे रहे हैं, बोरों में रखा हुआ विस्फोटक, पूरा कमरा विस्फोटक से भरा हुआ। ये तस्वीर आज सामने आई है। सोचिए इतना विस्फोटक एक कमरे से मिला है, इससे कई शहरों में धमाके किए जा सकते थे। आतंकी मुजम्मिल ने इस विस्फोटक को एक कमरे में छिपा कर रखा हुआ था। इसका वीडियो अब सामने आ गया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से यह महज 3 किलोमीटर दूर था और यहां सोचिए पूरे देश को दहलाने का जो पूरा सामान था वो लदा हुआ था। एक आटा चक्की भी आपको दिखाती। एक आटा चक्की की क्यों चर्चा हो रही है? इसमें यूरिया पीसकर बारूद बनाया जा रहा था और फिर बम बनाया गया था। आतंकियों के इस खेल से यह तो साफ हो गया कि इनको विस्फोट करने और बारूद तैयार करने की खास ट्रेनिंग मिल रही थी। अब आपको बताती हूं कि हो क्या रहा था। फरीदाबाद से बरामद हुआ था तकरीबन 3000 किलो विस्फोटक। 10 नवंबर को डॉक्टर मुजम्मिल की निशानदेही पर यह एक्शन शुरू हुआ। कई बड़े धमाके करने के लिए जुटाया गया था विस्फोटक। बारूद पीसने के लिए मुजम्मिल ने आटा चक्की लगा रखी थी। आटा चक्की से यूरिया को पीसता था। कोई सोचता भी नहीं होगा लेकिन यह व्यक्ति कर रहा था। आतंकी मुजम्मिल पीसे हुए यूरिया में केमिकल मिलाकर विस्फोटक बना रहा था। केमिकल अल फलाह यूनिवर्सिटी की लैब से चुराया गया था। अब सवाल यह है कि क्या बड़े हिंदूवादी नेता टारगेट पर थे, क्योंकि ऐसी खबर पिछले दिनों आई। धार्मिक तनाव पैदा करने के लिए क्या बड़े बड़े मंदिर जैसे कि अयोध्या का राम मंदिर निशाने पर था? सवाल यह है। और मैं इसीलिए कह रही हूं कि सोचिए जब इतनी बड़ी साजिश का खुलासा हो रहा है तब भी जांच पर सवाल उठाने वालों की कमी नहीं है। यूपी में मदरसों की जांच होगी तो समाजवादी पार्टी कहती है नफरत फैलाई जा रही है। मौलाना कहते हैं धर्म को टारगेट कर रहे हैं। आज आप तय करिए आपकी सुरक्षा के लिए जांच जरूरी है या नहीं। मैं इसी खबर पर सारे माइक ऑन कर रही हूं। ये जल्दी से रिपोर्ट देखिए। यूपी में योगी के रडार पर कट्टर मौलाना। यूपी में एटीएस का एक्शन शुरू हो गया। आतंक का पाठ यूपी में महंगा पड़ेगा। कोई देश की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, इससे पहले कि सेंध लगाए उसी में सेंध लगा देने की आवश्यकता है, उसी को ठीक कर देने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश एंटी टेरर स्क्वाड राज्य के सभी मदरसों की जांच कर रहा है। शहरों से लेकर गांव और कस्बों तक फैले मदरसों में कौन पढ़ाता है, कौन पढ़ता है, कौन लोग हैं जो वहां जाते हैं, वो कौन लोग हैं जो अपने बच्चों को वहां भेजते हैं, इसकी एक एक डिटेल इकट्ठा की जा रही है। सबका नाम, पता, फोन नंबर नोट किया जा रहा है। लेकिन बरेली की मौलाना इस पर आग बबूला है। एटीएस का जो रूल है वो क्राइम के मामलात में आता है और मदरसों का जो रूल है वो एजुकेशन के मामले में आता है। एजुकेशन और क्राइम इस समंदर के दो अलग किनारे हैं जो एक साथ में नहीं जुड़ सकते। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार एटीएस से जांच कराने के फैसले को वापस ले। हालांकि उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि जांच देश के 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा चिंता से जुड़ी है और सरकार को इस जांच का पूरा अधिकार है। देश की सुरक्षा के सवाल पर अगर एटीएस ने मदरसों की जांच की अनुमति मांगी है तो सरकार अनुमति देगी। जांच करने का अधिकार उनका है, सरकार को अनुमति देने का अधिकार है। देश के सवाल पे 140 करोड़ आबादी के हित को देखते हुए, उनकी सुरक्षा को देखते हुए तो आदेश तो सरकार देगी। योगी सरकार मदरसों की जांच को जरूरी बता रही है, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी इसे नफरत फैलाने वाला कदम कह रही है।
उत्तर प्रदेश में जो 4000 मदरसे सामाजिक संस्थाओं द्वारा या समाज सेवियों द्वारा चलाए जा रहे हैं, उन पर बंद करने के लिए सरकार एटीएस से जांच कराने का काम कर रही है। ये समाज में नफरत फैलाने का प्रयास है। ये सरकार का निर्णय पूर्ण रूप से अनुचित और गलत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के लिए हमारे यहाँ की जो फोर्सेस हैं उनको खुली छूट दी है कि वो किसी भी शिक्षण संस्था की किसी की भी जांच कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी तरह के अतिवादी संगठन या आतंकवादी संगठन के पांव नहीं जमने चाहिए। लेकिन इस जांच के बीच कुछ ऐसे बयान भी आए जिन्होंने विवाद बढ़ा दिया। योगी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह ने कहा, देश में कोई भी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं होना चाहिए। जैसे बाकी सब लोग पढ़ते हैं वैसे ही ये लोग पढ़ें, क्योंकि ये अल्पसंख्यक के नाम पे अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार ये सब कुछ करते हैं और मस्जिदों पे तो ताले लग जाने चाहिए। उधर अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास तो मदरसों पर बुलडोजर चलाने की बात कह रहे हैं। मदरसे पे बुलडोजर चलाओ या तो फिर मदरसे में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र का पठन पाठन कराओ, या तो फिर भारत से मुसलमानों को बाहर करो, या तो फिर उनको अपने संस्कृति पे लाने का प्रयास करो। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक्शन भी है और बयानों से विवाद भी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर देश की सुरक्षा में मदरसों की जांच हो रही है तो उस पर क्या आपत्ति होनी चाहिए। बात अगर देश की सुरक्षा की है तो मदरसों की जांच पर एतराज क्यों है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि देश में क्या मिलकर कट्टर सोच से लड़ना जरूरी नहीं है। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल जी जुड़ रहे हैं, अजीज खान साहब है राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं मौलाना साजिद रशीदी साहब, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। मैं सबसे पहले ये सवाल प्रदीप आपसे कर रही हूं क्योंकि बहुत सारे सवाल अब मदरसों पर जो एक तरह का रेगुलेशन, सवाल जवाब, पत्री जमा करिए, इसको लेकर उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आप जबरदस्ती नफरत फैलाने में लग गए। प्रदीप। सरिता जी, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। इस टेररिस्ट का नाम है शर्जील इमाम, ये टेररिस्ट है। हाँ। ये टेरर सिंपैथाइजर का नाम है उमर खालिद और ये भी एक दोनों टेरर सिंपैथाइजर और टेररिस्ट है जिनको यूएपीए के अंदर बुक किया गया है। विपक्ष इनको मासूम छात्र मानती है। ये इसका नाम है शहीन, ये एक टेररिस्ट है। ये ब्लास्ट के अंदर एक मुख्य आरोपी है। अभी तक राहुल गांधी या किसी ने इसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है। दूसरी बात, ये है सुसाइड बॉम्बर उमर। इसको कई लोगों ने बचाने का प्रयास किया था और कहा था कि भाई ये जो है मेंटली अनस्टेबल है, ये सब टेररिस्ट है। हमारी सोच ये है। अब आप मुझे बताइए, मैं आपके सामने 4 तथ्य रखना चाहता हूं, आप खुद और आपके दर्शक निर्णय कर सकते हैं। गुजरात में 12 नवंबर 2025 को 2 आतंकी पकड़े जाते हैं, आजाद और सोहेल। इनका कनेक्शन मुजफ्फरनगर के मदरसा से होता है। तो क्या अगर ये मुजफ्फरनगर के मदरसा से इनका कनेक्शन आता है तो क्या जांच नहीं होनी चाहिए? बंगाल के अंदर बर्धमान में ब्लास्ट हुआ था अक्टूबर 3, 2014 को। इसका कनेक्शन आता है एक मदरसा से जिसको एसटीएफ ने जांच करी थी। तो क्या अगर आतंकी उस मदरसे में छुपते हैं तो उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? प्रयागराज के अंदर फर्जी नोट छापने वाली मशीन सितंबर 4, 2024 को जामिया हबीबा मदरसा से पाई जाती है। तो अगर एक फर्जी नोट छापने वाली मशीन प्रयागराज के एक मदरसे में पाई जाती है तो क्या जांच नहीं होनी चाहिए? 15 सितंबर 2022 को सहारनपुर के अंदर एक मदरसा का आतंकी कनेक्शन आता है बंगाल। प्रदीप, आप जो बता रहे हैं, मैं तो ये मानती हूं कि देश हित में जहां जांच होनी चाहिए वहां हो। अगर आपकी सुरक्षा, अजीज खान साहब की सुरक्षा जरूरी है तो जांच जहां होनी चाहिए वहां हो। अजीज खान साहब, इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? मौलाना साजिद रशीदी अभी आएंगे, वो देखना क्या बोलेंगे इस मुद्दे पर। मेरे साथ कई बार यहाँ उनका माइक ऑन रहा है और उसके बाद वो जो बातें करते हैं मुझे हैरानी होती है, लेकिन ये सोच बदलती क्यों नहीं? अजीज खान साहब, आपके नेता कह रहे हैं इससे तो जहर फैलेगा, इससे तो नफरत फैलेगी, तो जांच ना करें। देखिए सुचरिता जी, जांच करने का जो तरीका है वो बेहतर नहीं है। आप किसी इंडिविजुअल छोटे छोटे मासूम बच्चों का डिटेल, भाई इको आ रहा है, प्लीज ठीक कर दे। पीसीआर इको ठीक करिए भाई इनका। हाँ,
बोलिए बोलिए सर, देखिए बोलिए। सुचित्रा जी, हाँ। जो जांच का तरीका और जिस तरीके से फरमान दिया गया, वो फरमान बेहतर नहीं है। बिल्कुल जांच करिए। भाई ये इको आ रहा है, बात जो मैं कह रहा हूं वापस आ रहा है, प्लीज इसको ठीक करिए। मैं आपके पास थोड़ी देर में आती हूँ अजीज खान साहब, इसको ठीक करा लेते हैं फिर देश पहले। हित में जितनी चीजें बेहतर अगर आपको हों। बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है जी। तो इसको ठीक करा लेते हैं पहले, फिर आ जाते हैं आपके पास। अजीज खान साहब का ऑडियो प्लीज उनका हाँ, ठीक कराइए। टोटल इको आ रहा है, प्लीज। हाँ, प्लीज ठीक कराइए। मैं हर्षवर्धन जी के पास भी जा रही हूँ, विनोद बंसल जी के पास जा रही हूँ। हर्षवर्धन जी, एक पूरा का पूरा वर्ग है, हर्षवर्धन जी एक पूरा का पूरा वर्ग है, रशीदी जी के साथ लीजिए स्क्रीन पर हर्षवर्धन जी को। एक पूरा का पूरा वर्ग है जो ये बताने में जुटा हुआ है कि कैसे नफरत फैलाई जा रही है। कल दिल्ली पुलिस ने कहा है, जो बात प्रदीप अभी कह रहे थे शर्जील इमाम के मामले में, ये सीधे सीधे कहा कि भाई एक बौद्धिक आतंकवाद है, ये पढ़े लिखे लोग थे, इंजीनियर है शर्जील इमाम, यहां पर ये डॉक्टर थे, लेकिन ये पढ़ा क्या रहे थे वो इंपॉर्टेंट है, ये आतंक पढ़ा रहे थे। अब अगर मदरसों की जांच होगी तो कहा जाएगा क्यों हो रहा है, ये तो जहर फैला रहे हैं, तो नफरत फैला रहे हैं। छोड़ दे, सब होने दे जो हो रहा है, कोई जांच ना करे। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि भारत के राजनीतिक दल भारत की आंतरिक सुरक्षा के साथ इतना गलत व्यवहार कैसे कर सकते हैं। मेरी चिंता तो ये है, क्योंकि ये मसला तो हिंदू मुसलमान का है नहीं, फिर भी इसमें हिंदू मुसलमान कर दिया जाता है। और जाकिर नाइक से लेकर उमर नबी तक ये कोई पढ़ा लिखा नहीं था, कितने पढ़े लिखे थे सब जानते हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी पूरा डॉक्टरों का एक ऐसे आतंकवादी डॉक्टरों का अड्डा बन जाता है। फिर भी मैं इसी मौलाना को भी आपके पैकेज में सुन रहा था, कह रहे हैं कि ये दोनों दो किनारे हैं, एजुकेशन और टेररिज्म। लेकिन है ना एजुकेशन, जो बॉम्बर थे जिन्होंने उड़ा दिया, वो भी सब, जो हवाई जहाज लेकर उड़ गए थे वो भी सब बड़े पढ़े लिखे लोग थे। सवाल है कि जब इस तरह के खतरनाक स्थिति से हम जूझ रहे हैं तो क्या जांच और इंटेंस नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो उसका तरीका क्या है? सारे मौलाना आकर कहें कि हमारे मदरसे की आइए जांच कीजिए, हम आपके साथ हैं, चाहे वो योगी सरकार करे या देश के किसी दूसरे राज्य की सरकार करे। और मदरसों से निकलकर ऐसे ढेर सारे लोग अगर आते हैं तो सवाल उठेंगे, उंगलियां वहां जाएंगी। अब 370 समाप्त हुआ तो बुरहान वानी के मरने के बाद जिस तरह से कश्मीर आफ्टर बुरहान वानी लोग चलाते थे वो बंद हो गया ना। पत्थरबाज अगर खत्म हुए तो कौन बच्चे अच्छे हुए? वो तो मुसलमान बच्चे बचे ना। अगर गोलियां नहीं चल रही AK-47 उसके हाथ में, कौन बचा? मुसलमान बच्चे बचे। और ये जो आतंकवादी बन जाते हैं, इनके परिवार वालों को भी कौन समझाए? इनके परिवार वाले जिस स्थिति में चले जाते हैं उनका गुनाहगार कौन है? इसका मतलब ये जो मौलाना होते हैं या इस तरह की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये तो मुसलमानों का बहुत बुरा कर रहे हैं, देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरनाक तरीके से देखा रहे और उन मुसलमानों का बुरा कर रहे हैं जो इसके ट्रैप में फंसते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इस मसले को बहुत गंभीरता से देखिए। जिस तरह के आतंकवादी खतरे से भारत जूझ रहा है, दुनिया जूझ रही, उस खतरे को, रेडिकल इस्लामिक थॉट प्रोसेस को आप यूं नहीं जाने दे सकते हैं। और इसमें पूरे देश के एक साथ आने की जरूरत है, सरकार के साथ साथ मुसलमानों के उन लोगों को जिनकी आवाज सुनी जाती। आपने जो बात कही है ना हर्षवर्धन जी, उसी को लेकर रशीदी साहब के पास जा रही हूं। रशीदी साहब, यूपी में अगर ये टेररिज्म को लेकर, आतंकवाद को लेकर जांच हो रही है, अगर ये कहा जा रहा है क्योंकि सीधे सीधे अगर तार जुड़ते हैं तो सवाल पूछे जाएंगे, मैं आपसे पूछ रही हूं, अगर जांच हो रही है मदरसों की तो कुछ दिक्कत है? विनोद बंसल जी को मिली। सुचारिता जी, शायद आपने मेरी बाइट नहीं सुनी। हाँ, सुनाइए ना। मेरी बाइट तमाम टीवी चैनलों पे चली है। हाँ। और मैंने ये बोला है कि देश की सुरक्षा के लिए अगर मदरसों की जांच होती है तो हाँ। जांच होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी बात है। और सरकार के पास पहले से ये ब्यौरा होता भी है। मैं चूंकि दिल्ली में इमाम हूं तो हर साल पुलिस वाले डिटेल ले जाते हैं हमारी, कौन मस्जिद में इमाम है, कौन अजान पढ़ता है, कितने लोग मस्जिद में रहते हैं, ये हर साल जांच जाती है। ऐसा नहीं कि ये कोई नया काम है, इसमें अगर नहीं है कि नया काम है। हाँ, इस पर राजनीति जरूर हो रही है, इस पर राजनीति की जा रही है। तो गलत है, राजनीति नहीं होनी चाहिए ना। कुछ लोग मदरसों को नहीं, सुनिए, कुछ लोग मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बता रहे हैं। नहीं बता रहे, नहीं वो तो है लोग फिर मदरसों का नाम लेकर भी तो है आपको और डर में। विनोद बंसल जी क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ वो तो है ना भाई, है तभी तो बता रहे हैं, वो तो दृष्टांत ही है ना।
वो उससे कब तक आप 5 मिनट रखोगे मौलाना साहब? बीच में बोलना बीमारी होती है। नहीं तो सबके सब मदरसों को आतंक का अड्डा बता देंगे विनोद बंसल बीमारी जी। होती है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं बीच में नहीं बोल रहा बोलना बीमारी होती है। अरे मौलाना मैं तो ये कह रहा हूँ बीमार होता है। अच्छा एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे। आएगा तो बोलना। मैं आपसे पूछ रही हूँ आपका जो नंबर आएगा बात तो बोलना। रशीदी साहब ने कही, सबके सब मदरसों को आतंक का अड्डा थोड़ी बता देंगे विनोद बंसल जी। सुचारिता मुझे जल्दी उठना है किसी हाँ। नहीं मैं कह रहा हूँ कि आ रही हूँ रशीदी जी, आ रही हूँ। एक आप ही के बात पर एक काउंटर ले रही हूँ, उसके बाद आ रही हूँ। हाँ अरे मुझे बात पूरी कर लेने दो। लंबी सूची है अभी, जैसे मुझे बात ही नहीं पूरी करने दे रहे हो आप। छोटी सी है वो बात पूरी नहीं हो पाएगी ना। तो फिर क्या फायदा बैठने का? अगर आप मदरसों की सूची देखोगे, मदरसों में आतंकवाद, मदरसों में बम विस्फोट, मदरसों में देशद्रोही कृत्य, मदरसों में जो है ना आतंकवादी, आप देखिए ना। किसी और को छोड़ दीजिए, एक दर्शन देता हूँ। दारुल उलूम देवबंद का जो मौलवी था, जो मुफ्ती बनने गया था, आप सोचिए कश्मीर घाटी में उसको डीरेडिकलाइज करने के लिए सरकार ने उसको लगाया था। और वो करके क्या आता है, देवबंद से सीख करके रेडिकलाइजेशन जाके करता है कश्मीर घाटी के अंदर। बताइए, वो भी पकड़ा गया अभी इसी में। आखिरकार क्या है ये मदरसा? जब दारुल उलूम देवबंद में पढ़ा हुआ व्यक्ति वहां से पढ़ने के बाद में मुफ्ती बनता है और फिर उसके बाद आतंकवाद गड्ढे चलाता है। कितने सारे बच्चों को उसने जो है ना जी वहां पर जैसे मोहम्मद से और अपने लश्कर तैयबा से जोड़ा। ये सीधा सीधा इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट है ना जी। उसके बावजूद अगर आप कहते हो कि अगर ऐसा होता है तो मदरसों में क्यों होता है? नहीं विनोद बंसल जी, फिर ये तो आप जो बात कह रहे हैं कि हर मदरसे को आतंक के अड्डे के रूप में तो नहीं देखा जा सकता है। मेरी दिक्कत, मेरा सवाल बड़ा स्पष्ट है। अगर किसी भी तरह की जांच है और वो जांच अगर कहीं भी होगी, उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि वो जांच आपकी सुरक्षा के लिए है। मैं रशीदी जी आपके पास वापस जा रही हूँ, एक बार उनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। रशीदी जी की सुरक्षा के लिए भी है और अजीज खान जी की सुरक्षा के लिए भी है वो। और आपकी भी और मेरी भी। रशीदी जी बिल्कुल, रशीदी जी बात कंप्लीट करिए। सुचारिता सुनिए तो इनकी दाढ़ी को भी नहीं छोड़ेगा रशीदी जी, बंद कर लेना। रशीदी जी और प्रदीप जी। सुचारिता सुनिए, अगर देश के सारे मदरसे या देश के मदरसों में इस तरह की गतिविधि हो रही है, हाँ, तो ये हमारे देश की जांच एजेंसियों पर बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल है। एजेंसियों ने तो बताया भाई कि हमारे देश की एजेंसियां जो कुछ आपको पता लगाओ, जांच क्या आंख बंद करे बैठी हैं। रशीदी जी और बीच में बोल रहे हो यार बीमार आदमी। मैं एक मिनट बीच में बोल रहे हो नहीं, ये जांच एजेंसियों पर सवाल कैसे है? एक मिनट, बीमार हो कैसे? आप पीसीआर प्लीज सुनिए इसे। रशीदी जी और प्रदीप को लिखिए स्क्रीन पर आप। रशीदी जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये जांच एजेंसियों पर सवाल कैसे? नहीं बोलता सुचारिता, मैं उठ रहा हूँ। नहीं मैं आपसे पूछ रही हूँ, जांच एजेंसियों पर सवाल कैसे? मेरा आपसे सवाल है भाई, माफ कीजिए, मेरा आपसे सवाल है जांच एजेंसियों पर। मैं उठ रहा हूँ। अरे भाई आप जवाब दीजिए ना रशीदी जी से, ऐसे जांच कर भाग के उठने का क्या मतलब है? कराइए, मैं उठ रहा हूँ। सॉरी नहीं मैं आपसे सॉरी भाई सॉरी कहने हाँ मैं भाग रहा हूँ। ठीक है मैं भाग रहा हूँ। आपसे पूछ रही हूँ, मैं विनोद बंसल से डर गया हूँ, मैं भाग रहा हूँ। ठीक है कोई बात नहीं। कैसे उठता है अगर जांच हो रही है? मैं विनोद बंसल से डर गया हूँ, कोई मैं बात भाग रहा हूँ। करते रहेंगे क्या? आगे अपनी बात रखिए भाई, बंद कर दो भाई, अब अपनी बात बोलिए। ये क्या बात हुई? बंद करो भाई। मैंने आपसे सवाल पूछा है, आप जवाब नहीं दे रहे रशीदी जी। बताइए जांच एजेंसियों नहीं, मुझे जवाब नहीं देना है, मुझे जवाब नहीं देना। मैं ऐसी डिबेट नहीं करता। कैसी मैं ऐसी डिबेट नहीं करता जहाँ पर सिर्फ आपकी आवाज डिबेट में दूसरा कोई ना एंकर बोले। भी दूसरी तरफ हो जाए, मैं ऐसी डिबेट नहीं करता। नहीं आप चाहते हैं सिर्फ आपकी आवाज गूंजती रहे, कोई और ना बोले, कोई इंटरजेक्ट ना करे, कोई सवाल ना पूछे, बस रशीदी बोलते रहे। ऐसा थोड़ा ही होगा। क्यों बोलेगा बीच में कोई? क्यों बोलेगा बीच में कोई? भाई ये डिबेट है, बात क्यों नहीं करने देगा कोई? बात से सवाल उठता है, उसमें थोड़ी सी सहनशीलता दिखानी चाहिए। हमेशा ऐसे तुनक जवाबी नहीं होती है ना, हमेशा नहीं होता ऐसे रशीदी जी। जवाब बात का बात से आता है। आपको उठना है आप चले जाइए, मैं कुछ नहीं कह सकती। बैठते हो यार यहाँ। नहीं मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। अगर जाना है आपको आप जा सकते हैं। मैं अजीज खान साहब के पास जा रही हूँ। मेरा बड़ा स्टैंड बड़ा क्लियर है। सवाल का जवाब दीजिए। एक डिबेट में दूसरे लोग भी आपसे सवाल पूछेंगे, अगर आपको उठकर भागना है इट्स एंटायरली योर कॉल। अजीज खान साहब आपसे पूछ रही हूँ, आपके नेता जो बात कह रहे हैं वो सीधे कह रहे हैं कि जांच के फैसले से नफरत बढ़ेगी। मैं उम्मीद कर रही हूं आपको एको नहीं आएगी, आप बात रखेंगे। जांच कराने का यह फैसला ही गलत है। देखिए सुचेता जी, एक बात आप समझिए कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो लोग पढ़ा रहे हैं, उन सारे मदरसों में उन बच्चों का डिटेल और उसके साथ साथ मदरसे में जो लोग पढ़ाते हैं उनका डिटेल सरकार के पास ऑलरेडी है। और इस तरह बातों को रखना, इस तरह एक माहौल पैदा करना, डर का माहौल पैदा करना कि साहब एटीएस के पास रिकॉर्ड जाएगा, बच्चों का रिकॉर्ड जाएगा,
मौलवी का रिकॉर्ड जाएगा और तमाम तरीके की जांच होगी, परिवार का जांच होगा। सवाल इस बात का, अगर इस तरीके की तमाम बातें होंगी तो जो लोग अपने बच्चे को शिक्षा देना चाहते हैं, जो बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, निश्चित तौर पे उनके मन में डर का माहौल पैदा होगा। तो सरकार को ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये एजुकेशन का मामला है। और अगर कोई भी किसी भी धर्म कर्म की बात की जाए, किसी भी धर्म में आतंकवाद की बात नहीं सिखाई जाती है। कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि मानवता के खिलाफ रहे, आतंकवादी बने। ये कोई भी धर्म ऐसा कभी इजाजत नहीं देगा। तो ऐसी परिस्थिति में अगर किसी धर्म की बात की जा रही है और कोई धार्मिक अगर पढ़ाई की जा रही है या करवाया जा रहा है, तो इसका यह मतलब नहीं कि वहां आतंकवादी बनाए जा रहे हैं या वहां पर इस तरीके के शिक्षा दीक्षा दी जा रही है। तो एक बात आप समझ लीजिए, सरकार इस तरीके का जो फरमान जारी कर रही है, यकीनन ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को इसे वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये जो फैसला आप नहीं चाहते इस देश में जांच हो, आप नहीं चाहते इस देश में जांच हो। मैं आपसे सिर्फ देखिए अजीज खान साहब, आपको ये बताना चाहती हूँ, 2016 में एनआईए ने यूपी के हरदोई से एक मदरसा संचालक को गिरफ्तार किया था, देश भर में आतंकी हमले की साजिश का आरोपी। एनआईए ने 2018 में दिल्ली में लश्कर की टेरर फंडिंग के मामले में 3 लोगों को पकड़ा था। पता चला था कि लश्कर मस्जिदों और मदरसों के जरिए कट्टरता फैलाने की साजिश रच रही है, वहां से भी गिरफ्तारियां हुई। अब आप सोचिए, ऐसे कई मामले हैं, मेरे पास एक बहुत बड़ी फहरिस्त है। आप जानते हैं इस तरह से बरगलाने की साजिशें की जा रही है, इसीलिए तो कहा जाता है जी एक बात, आधुनिकता का पाठ पढ़ाइए, कट्टरता का नहीं। सुचरिता जी आ रही हूँ, प्रदीप आ रही हूँ। देखिए सुचरिता जी, जिस तरह आप एग्जाम्पल कोट कर रही हैं, हाँ। मेरी बात सुन लें आप, जिस तरह आप एग्जाम्पल कोट कर रही है, आप ये भी तो बता सकती हैं कि उन्हीं मदरसों से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी पढ़े, उन्हीं मदरसों से अबुल कलाम आजाद भी पढ़े हैं, उन्हीं मदरसों से राजेंद्र प्रसाद जी भी पढ़े हैं, राजा राम मोहन राय जी भी पढ़े हैं, और उसके बाद मुंशी प्रेमचंद्र भी पढ़े। तो सवाल इस बात का ये नहीं है कि मदरसों में इसी तरीके की शिक्षा दीक्षा दी जाती है, ये इसका मतलब तो नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकर जांच होनी चाहिए और ये देश के लिए घातक है। देखिए मैंने ना जो घटना इससे पहले हुई मैंने है, अजीज खान साहब, जितनी कड़ी ये बड़ा स्वाभाविक है, बिल्कुल करनी चाहिए। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, ये बड़ा स्वाभाविक है कि जब इस तरह के धमाके के बाद तार पढ़ाने वाले, मदरसों में पढ़ाने वाले मौलवियों से जुड़ेंगे जो वहां पर रेडिकलाइजेशन का पाठ पढ़ा रहे थे, तो बहुत से सवाल उठेंगे कि इनके और ऐसे कौन से साथी थे। ये बड़ा स्वाभाविक सवाल है। मुझे नहीं समझ आता इसमें इतना हल्ला क्यों हो रहा है। आप क्यों नहीं एक जांच होने देते हैं। अगर, और मैं ये सिर्फ उदाहरण के लिए कहती हूं, यहां विनोद बंसल जी बैठे हुए हैं, अगर किसी स्कूल से तार जुड़े, किसी कॉलेज से तार जुड़ेंगे, वहां पर भी जांच होगी, उसमें धर्म नहीं देखा जाएगा। अब मदरसों में जांच इसलिए हो रही है क्योंकि यहां पर आधुनिकता के पाठ के बजाय क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, ये तो कई बार सामने आ चुका है। प्रदीप बोलना चाह रहे, प्रदीप बोलिए। सुचरिता जी, एक कहावत है कि भाई सांच को आंच नहीं, अगर कुछ घबराहट नहीं है, कुछ इलीगल नहीं किया है, तो इतनी दिक्कत क्यों है। मैं बताता हूं दिक्कत क्यों है। याद करिए 8 जून 2013 को जब ये सपाइयों की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर थी, इन्होंने अवार्ड, इनका मकसद ये था कि ये पद्मा अवार्ड देना चाहते थे या सरकारी अवार्ड देना चाहते थे टेरर एक्यूज को। ये गए थे इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर कि जो गोरखपुर और बनारस ब्लास्ट एक्यूज है उनके केसेस वापस ले लो। हाईकोर्ट ने इनको तमाचा लगाया और बोला शर्म नहीं आती, ब्लास्ट एक्यूज और आतंकियों के केस वापस लेते हो, ये इनकी सरकार है। अखिलेश यादव ये शहीन आतंकी को आतंकी नहीं बोल सकते, अजीज खान आपके शो पे शहीन आतंकी को आतंकी नहीं बोल सकते। अरे ये उमर के पास में भी, ये उमर खालिद हो गया या ये शर्जील इमाम हो गया या वो सुसाइड बॉम्ब और उमर हो गया, उनके पास भी बड़ी बड़ी डिग्री थी। तो डिग्री हो जाएगी क्या, आतंकी बनोगे क्या, बौद्धिक आतंकी बनोगे क्या, व्हाइट कॉलर टेररिस्ट बनोगे क्या। मदरसे में पढ़ो, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ो, मेडिकल कॉलेज में पढ़ो, अगर आतंक करोगे तो जेल जाओगे और आपका इनकाउंटर होगा। ये सीधी सोच है। मुझे ऐसा लगता है, आतंकियों के खिलाफ मैं बड़ा स्पष्टता से ये बात बोलना चाहती हूँ, स्टेटमेंट दिखा दीजिए इनके खिलाफ। मैं बड़ी स्पष्टता से ये बोलना चाहती हूँ कि आप जब एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लेते हैं सर, तो आप उनका नाम लेते हुए आतंकवादियों की बात मत करिए। ये बहुत बहुत बुरा लगा मुझे सुनकर। आप ये कह रहे हैं वो भी मदरसे से पढ़े थे, लेकिन उन्होंने तो देश को भी कई पाठ पढ़ाए हैं सर, जिसमें हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। वैसे पाठ नहीं पढ़ा रहे थे ये, तो ये चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। मैं तो चाहती हूं कि हर मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम जैसा हो,
पर मैं ये चाहती हूं, और सिर्फ मुसलमान क्यों, हर देशवासी हो, हर धर्म का व्यक्ति हो, वो उनसे तो सीखने के। हर्षवर्धन जी ये बार बार एक काट के रूप में, एक काट के रूप में, हाँ बोलिए प्रदीप, बोलिए प्रदीप। सुचारिता जी, आपने मौलवियों की बात करी, ओपन चैलेंज है आपके शो पे, जितनी बार ये आतंकियों को डिफेंड करने आए, कितनी बार ये मौलवियों ने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लिया है। ये फतवा जारी करते हैं जब एक आतंकी को पकड़ा जाता है, याकूब मेनन हो गया, उमर खालिद हो गया, कितनी बार इन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम के पक्ष की पढ़ाई है, जरा बता दीजिए 10 मौलवियों का नाम। चलिए मैं इनसे ही पूछता हूं, सपा के प्रवक्ता का, समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से कब इन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम की कितनी बार बात करी और कितनी बार ये आतंकियों की बात करी? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बताइए भाई अजीज साहब, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। देखिए ऐसा है कि प्रदीप जी सवाल क्या पूछेंगे, मैं प्रदीप जी से पूछना चाहता हूं, कौन सा ऐसा धर्म है जो आतंकवादी का पाठ पढ़ाता है? कौन सा ऐसा धर्म है जो आतंकवादी का पाठ पढ़ाता है? कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि किसी निर्दोष की हत्या की जाए, किसी निर्दोष की हत्या की जाए, ये कोई भी धर्म नहीं कहता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप ये क्यों आरोप लगा रहे हैं? जो लोग इस तरीके की घटना जिन्होंने किया या जो इस कृत्य में शामिल हैं, वो मुसलमान का चेहरा नहीं हो सकते, वो मुसलमान का चेहरा नहीं है। हर धर्म में ऐसे कुछ लोग हो जाते हैं जो इस तरीके की घटना में लिप्त होते हैं। देखिए मैं, किसी भी धर्म में हो सकते हैं, सुनिए मेरी बात, वो खाली मुसलमान में अजीज खान साहब, मुझे दिक्कत क्यों है अजीज खान साहब, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन दिक्कत तब होती है जब एक आतंकवादी जो देश को दहलाने की साजिश रचता है, जो उस ब्लास्ट के पीछे होता है जिसमें कई ने अपनी जान गंवा दी, वो वीडियो जारी करता है और वो ये बताता है कि देखिए तो ये तो शहादत है, सुसाइड बॉम्बिंग नहीं है, ये शहादत है। मैं आपसे पूछती हूं, कितने लोगों ने आकर उसकी मजम्मत की, कितने लोगों ने कहा कि इस तरह का, और मुझे लगता है इस तरह की बात पर तो रैलियां निकलनी चाहिए थी, फतवे जारी होने चाहिए थे, बोला जाना चाहिए था कि ये नहीं, ये गलत है, ये इस तरह की बात किसी आतंकी की सुनी भी नहीं जानी चाहिए, ये होना चाहिए था। लेकिन वहां आवाजें ही दब जाती है, कौन बोलता है? एक बार मैं जरा हर्षवर्धन जी के पास जा रही हूं। हर्षवर्धन जी, मुझे सिर्फ ये लगता है कि जांच अगर जवाब देने दें प्लीज। मैं आ रही हूं, मैं एक बार हर्षवर्धन जी के जा रही हूं, उसके बाद वापस आ रही हूं। हर्षवर्धन जी देखिए सुचेता, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई भी एपीजे अब्दुल कलाम की बात करता है। कलाम साहब तो मां सरस्वती के उपासक थे और हमने मतलब देखा है कि नगर निगम में, विधानसभा में और कई जगह पर वंदे मातरम बजता है तो कई मुसलमान नहीं उठते हैं, उसके लिए सम्मान में नहीं उठते हैं। बाकायदा मुझे मेरठ का वो दृश्य याद है, अब कौन वो मुसलमान थे, कौन वो पार्षद थे, वो अजीज खान जी पता कर ले। समझ में नहीं आता कि जब एपीजे अब्दुल कलाम का नाम ले रहे हैं तो वो जो कहते थे, वो जो करते थे, जरा सोचिए। उनकी बनाई मिसाइलों ने तो पाकिस्तान को तबाह करके रख दिया। वो परमाणु कार्यक्रम में वो जब खड़े थे जॉर्ज फर्नांडीज और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, तो देश गर्व से उनको याद करता है और उनका तो पूरा जीवन ऐसा है। उसमें आप जोड़ देते हैं कि मदरसे में वो भी पढ़े थे, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि ढेर सारे मदरसों से ऐसी बातें निकलती हैं? तो मैंने पहली बात कहा, मैंने तो ये तो कहा नहीं था कि मदरसों को बंद कर दीजिए, लेकिन ये तो सच है ना। मदरसे में पढ़ाई क्या होगी? बच्चे को क्या पढ़ाया जाना चाहिए? बच्चे को तो पढ़ाया जाना चाहिए ना आज के हिसाब से आधुनिक चीजें जो है। हम भी वही चाहते हैं, आप भी वही चाहते हैं, अपने घर के लिए भी हर कोई चाहता है। तो फिर आप उस बात को घुमा फिरा कर दूसरी तरफ क्यों ले जाते हैं? और ये तो सच है ना कि शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे लोगों को, जो प्रदीप कह रहे हैं, उनका बचाव करने कौन लोग आ जाते हैं? भारत को चिकन नेक को काट देना है, ये बातें सामान्य है क्या? और जिस तरह से डॉक्टर नेटवर्क पकड़ाया है, इसके बाद तो आपको बड़ी गंभीरता से, अल फलाह यूनिवर्सिटी कोई मदरसा तो है नहीं, लेकिन हम तो कह रहे हैं उसकी भी जांच कीजिए, हम तो कह रहे हैं कि उसको भी गिराइए। तो जहां भी ऐसा मामला पकड़ा जाएगा उसकी जांच हो, जो भी उससे जुड़े हुए उसमें कोई रियायत न बरती जाए। मैं एक बार विनोद बंसल जी के पास जा रही हूँ, नूर अहमद जहरी साहब भी जुड़ गए हमारे साथ। विनोद बंसल जी, आपसे पूछूंगी, देखिए आपकी बात से भड़क कर रशीदी साहब उठ के चले गए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हम एक कार्यक्रम में होते हैं, हर कोई अपना मत रखता है, उस पर अपनी बात रखने का पूरा अधिकार होता है। विनोद बंसल जी जरा बोलिए, उन्हें इस बात से आपत्ति है? अब हर किसी को एक ही रंग में नहीं रंगा जा सकता है। कहां है विनोद बंसल जी स्क्रीन पर? विनोद जी को लाइए जरा स्क्रीन पर। जी बोलिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि खान साहब बैठे हैं, वो आतंकियों के अजीज बनने की बजाय एपीजे के अजीज बने तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा।
लेकिन कारण क्या है? गलती इनकी नहीं है, गलती ये है कि वो जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं वो पार्टी को इसलिए आजकल लोग नमाजवादी पार्टी के नाम से ज्यादा जानते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही तरफ उनका एक ही पलड़ा रहता है। अभी कहते हैं कि मदरसों में ऐसे धर्म, तो कोई धर्म नहीं सिखाता। मैं मानता हूँ कोई भी धर्म आतंकवाद नहीं सिखाता, कोई भी धर्म हिंसा नहीं सिखाता, लेकिन कोई भी धर्म नहीं है, धर्म तो एक ही है। मजहब में तो होता है ना, जो मजहब जो है वही सिखाता है। अब वो मजहब के, एक ही मजहब के लोग क्यों ऐसे पकड़े जा रहे हैं? आखिरकार उनके से वो ये सब क्यों कर रहे हैं? विनोद जी, जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो फिर सब लोग कहते हैं कि आप नफरत फैलाते हैं। नहीं, नूर अजहरी साहब यहाँ बगल में बैठे हुए हैं, अब क्या हर किसी को एक ही रंग, एक ही पैमाने पर मैं नापने लग जाऊं? नहीं, मैंने सबको नापने के लिए नहीं कहा, जो नप रहे हैं उनका तो कम से कम नापो, उनके लिए तो बोलो। एक मुंह में से जबान क्यों नहीं निकलती कि हाँ मदरसों में इस तरह के आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, इस तरह से जो देशद्रोही पकड़े जा रहे हैं, इसी पर तो बात कर रहे हैं। चाहिए, इसको तोड़ना चाहिए। नहीं, मैं इसी पर बात कर रही हूँ। नूर साहब, नहीं, नूर साहब से पूछे कि नूर साहब मदरसों पर अगर आखिरकार इसमें राइडर्स क्यों लगा दिया? नहीं, और ये एक्शन नहीं है, ये एक जांच है, वेरिफिकेशन ड्राइव है, क्योंकि बहुत से लोग यूपी से पकड़े गए हैं। अब उनके संभवतः तार कहीं और जुड़ते होंगे, उन तारों को एक तरह से साथ मिलाकर ये जांच हो रही है। इसमें कुछ गलत है क्या नूर साहब? पकड़े गए, सामने सामने आ रहा है। जांच होना गलत बात नहीं है। हाँ, जांच आप कर रहे हैं, कोई बात नहीं, करिए, लेकिन आप एक ही समाज को अगर टारगेट करेंगे तो आपको 1857 से 1947 का वो पूरा इतिहास भी पढ़ लेना चाहिए। 4000 मदरसे थे दिल्ली में, और 4000 मदरसे अंग्रेजों ने, अरे भैया उस समय इसलिए सुनो ना, पहले सुन लो, उस समय इस समय की बात कर रहे हो आप। इस बात आज जो अगर हो रही है, आप तो जर्मनी पहुंच जाते हो, आप तो सऊदीया पहुंच जाते हो, हम तो भारत के इतिहास की बात कर रहे हैं। हमारा इतिहास ये है कि 4000 मदरसे थे दिल्ली में, और अंग्रेजों ने आजादी की लड़ाई में उसको तोड़वा दिया था। मुनादिम करवा उस टाइम जो भी तरीका हो तोड़वाने का, तोड़वा दिए थे। मौलाना फजले खैराबादी से लेकर के मौलाना किफायतुल्लाह काफी तक 50,000 से ज्यादा बासनत आलिमों, हाफिजों, मुफ्तियों ने इन्हीं मदरसों से निकल करके इस देश की सुने। अरे आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला, उन्हें इनकी तो जांच चल रही है। बोलिए तो सही, हमारी आतंकी की क्या है? आप इनको आतंकवादी कहने वाले कौन होते हैं? कोर्ट में जाने दो इनको। चिकन नेट, अरे कोर्ट, ये सारे मामले कोर्ट में जेल समाप्त है। नौजवान को छोड़ दो। आरोपी आप कह सकते हो, आप आतंकवादी नहीं कह सकते हो। आप इनको आरोपी कह सकते हो। ये आतंकी जो आदमी है, शर्जील इमाम किनको आरोपी ना कहे, किनको आरोपी कहे? नूर साहब क्या कह रहे हैं आप? नहीं, नूर साहब, जो लोग दिल्ली में बम ब्लास्ट कर रहे थे उन्हें अब आरोपी कहें, उन्हें अभी आतंकी ना कहें। अब आप ये बताइए मामला कोर्ट में है या नहीं? कोर्ट सुनेगा या नहीं? ये कौन है उमर? नहीं, ये उमर कौन है? जो एक सेकंड नूर साहब, जो व्यक्ति कैमरे पर बोल रहा है कि सुइसाइड बॉम्बिंग शहादत है, नहीं, जो व्यक्ति कैमरे पर बोल रहा है सुइसाइड बॉम्बिंग शहादत है, आप इसे सपोर्ट कर रहे हैं? आप इसे सपोर्ट कर रहे हैं? जालिम की सपोर्ट कोई नहीं करता। तो फिर देखिए, यही वाले बयान नूर साहब, यही वाले बयान डेंजरस हैं। फिर आप कहते हैं जांच क्यों हो रही है मदरसों? नूर साहब, आप यहाँ बैठकर एक आतंकी को डिफेंड नहीं कर सकते हैं। नूर साहब, यू कैन नॉट डू दिस। जो कैमरे पर आकर शहादत बता रहा है सुइसाइड बॉम्बिंग को और कह रहा है कि ये बिल्कुल सही तरीका है, ये तो धर्म को बदनाम कर रहा है। आप उसे होने दे रहे हैं? वो जालिम है जो कैमरे पर, तो फिर उसे क्यों आपको दिक्कत हो रही है कि आतंकी ना कहे, आरोपी कहे? कोर्ट में तो जाने दो, आतंकी है वो, कोर्ट में जाने देना उसको। ना जालिम नहीं है, मजलूम नहीं है, आतंकी है। आतंकी बोल के बताओ, देश का संविधान आतंकवादी नहीं तब तक आपको भी कहने का अधिकार नहीं है। विश्वास रखो ना, ये आतंकी है, बोल के बताओ। सोचिए जरा नूर साहब, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना। अगर आप नेशनल टेलीविजन पर आकर ये कहेंगे कि जो व्यक्ति सीधे सीधे सुइसाइड बॉम्बिंग को शहादत कहता है उसे आतंकी ना कहा जाए, उसे आरोपी कहा जाए, तो इसके बारे में आपको सोचने की जरूरत है। फिर तो सारे सवाल बेमाने हो जाते हैं, क्योंकि आप पूरी की पूरी तस्वीर ही पलट रहे हैं। ये सवाल क्यों नहीं उठेंगे, जरा सोचिए इसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।